तो हे गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ये स्टोरी एक ऐसे मर्डर केस के बारे में है जिसने दिल्ली समेत पूरे भारत के लोगों को हिला कर रख दिया था और लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक इंसान अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए ना जाने वो कितने जुर्म कर बैठता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1995 में, जब दिल्ली के एक तंदूर से रात के समय आग की लपटें उठने लगती हैं और जिसने पूरे दिल्ली समेत भारत के लोगों को कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर करके रख दिया कि यदि आपसी रिश्तों के बीच, खासकर पति पत्नी में, जब शक की चिंगारी एक बार उठ जाती है वह रिश्तों को तबाह करके ही छोड़ती है। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 किरदार होते हैं। पहला सुशील शर्मा, जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था। दूसरा किरदार सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी थी, यह भी दिल्ली यूथ कांग्रेस में ही काम करती थी। और तीसरा किरदार मतलूब करीम है, जो उस समय पुरानी दिल्ली में इन दोनों पति पत्नी से दूर रहा करता था। लेकिन यहाँ सुशील शर्मा और नैना साहनी की मुलाकात दिल्ली यूथ कांग्रेस के दौरान ही हुआ था, क्योंकि शादी से पहले ये दोनों पति पत्नी दिल्ली यूथ कांग्रेस में ही काम किया करते थे और कहीं ना कहीं वहीं से इन लोगों की दोस्ती होती है और फिर ये दोनों कुछ दिनों तक रिलेशन में रहते हैं। उसके बाद दिल्ली में ही सुशील शर्मा नैना साहनी से शादी कर लेता है। अब उधर कॉलेज के दिनों में भी मतलूब करीम और नैना साहनी दोस्त हुआ करते थे, मगर इस दोस्ती की खबर कहीं न कहीं सुशील शर्मा को नहीं था और शादी के बाद भी नैना साहनी कभी भी अपनी दोस्ती के बारे में अपने पति सुशील शर्मा को नहीं बताई थी। मगर इधर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कई बार घर के बाहर सुशील शर्मा और नैना साहनी को मतलूब करीम के साथ देखने लगा था। लेकिन इधर नैना बार बार उससे यही कहती कि वह मेरा कॉलेज का दोस्त है, इसके अलावा हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी पहले था जैसा तुम शक कर रहे हो। मगर इधर नैना साहनी की बातों से उसका शक बढ़ता चला गया। फिर भी बार बार सुशील शर्मा खामोश हो जाता, शायद यह सोच करके कि कहीं वही गलत सोच रहा है। हो सकता है नैना सच कह रही हो या फिर उसका मिलना सिर्फ एक संयोग हो सकता है। अब धीरे धीरे कुछ और दिन बीतते हैं और आता है 2 जुलाई 1995। उस वक्त सुशील शर्मा दिल्ली के गोल मार्केट में एक फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। बहरहाल उस दिन सुशील शर्मा जैसे ही शाम को यही 5 बजे के करीब घर में दाखिल होता है तो देखता है कि ठीक उसके सामने उसके बेडरूम में उसकी पत्नी नैना साहनी लैंडलाइन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मगर उस वक्त नैना की नज़र जैसे ही सुशील पर पड़ती है वह उसी वक्त जल्दी से फ़ोन रख देती है। यही नहीं, ना जाने क्यों, लेकिन अब नैना के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। उसके मुंह से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसके ऐसे भाव और फ़ोन पर बात करते देख सुशील शर्मा आगे बढ़ता है और पूछता है कि किसका फ़ोन था। इस पर नैना कहती है कि किसी के नहीं, कोई रॉन्ग नंबर था। यह कहकर वह किचन में चली जाती है। मगर यहाँ अब सुशील शर्मा का शक पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। वह उसी समय फ़ोन उठाता है और रीडायल कर देता है, मगर उधर से फ़ोन मतलूब करीम ही उठाता है। अब क्योंकि कई बार सुशील शर्मा मतलूब करीम से मिल चुका था, इसीलिए वह मतलूब करीम की आवाज़ को अच्छे से पहचान गया। उसके बाद वो फ़ोन रखता है और किचन में नैना से अपने गुस्से में पूछता है कि यह तो मतलूब करीम का फ़ोन था, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर तुम दोनों में क्या चल रहा है? तमाम तरह की बातें जो उसके जहन में पहले से ही बैठी थी और उसे बेचैन कर रही थी, वह नैना से पूछता चला जाता है। इस पर नैना भी उससे झगड़ने लगती है और धीरे धीरे यह झगड़ा इतना ज़्यादा तुल पकड़ लिया कि सुशील कमरे से पिस्टल लाया और नैना साहनी पर उस पिस्टल से लगातार 3 गोलियां चलाता है। मगर पहली गोली कमरे के छत पर जा लगती है, जबकि दूसरी गोली नैना साहनी की गर्दन पर लगती है और तीसरी गोली नैना साहनी के सिर में लगती है, जिसके बाद नैना साहनी के मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अब इधर सुशील शर्मा जैसे ही होश में आया और उसने जब अपने सामने खून से लथपथ नैना की लाश को देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो सोच में पड़ गया कि यह मैंने क्या कर दिया, क्योंकि यह जो भी घटनाएं सुशील के हाथों हुई थी वो गुस्से और जल्दीबाजी में हुई थी, ना कि कोई पहले से ही प्लानिंग की गई थी। इसीलिए सुशील शर्मा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब इधर जल्दीबाजी में उसने घर के खून को किसी तरह साफ किया और फिर लाश को एक पॉलिथीन में रखकर यही 8:30 बजे करीब वो लाश को किसी तरह लोगों से बचाते अपने मारुति कार की डिक्की में रखता है और तेजी से उस कार में बैठकर वहां से वह निकल जाता है। मगर अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बस उसके दिमाग में यही चल रहा था कि किसी तरह इस लाश को ठिकाने लगाया जाए, और वो भी बिना किसी देरी के, क्योंकि अगर लाश की भनक एक बार लग गई तो उसका पोल खुलना लगभग तय था। और यही सोचकर वह अपनी कार को कनौड़ पैलेस में ही दौड़ा रहा था।
मगर थोड़ी देर बाद वह अपनी कार को ITO की तरफ मोड़ लेता है और वह सीधा ITO ब्रिज पर पहुंच जाता है जो यमुना नदी पार करने के लिए बना हुआ था। अब वह अपनी कार से उस ब्रिज पर दौड़ने लगता है। कभी ब्रिज के दूसरे साइड जाता तो कभी वो फिर से वापस आ जाता और ऐसा करते रात के लगभग 10 बज चुके थे। वह उस ब्रिज पर इसलिए घूमता रहा क्योंकि उसका प्लान था कि वह लोगों से छुपाकर लाश को यमुना में फेंक देगा, मगर उस रात ब्रिज गाड़ियों से भरी पड़ी थी, इसीलिए वह ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। उसके बाद वह अपना इरादा बदल लेता है और वहां से वह सीधा कनॉट प्लेस के अशोक यात्री निवासी के बगिया रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जो कि अब वहां एक संग्रीला होटल है। वहां लगभग 10:30 बजे के करीब पहुंचता है। तब तक वहां लोग खाना वगैरह खा रहे थे। उसके बाद वह अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है और बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार के पास पहुंच जाता है। दरअसल वह रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही था, जिसकी सारी जिम्मेदारी उसने केशव को ही दे रखी थी, क्योंकि केशव उसका पुराना दोस्त और एक अच्छा जानकार था। खैर, वह उस रात केशव के पास पहुंचा और बोला कि रेस्टोरेंट को अभी बंद कर दो और सबको बोल दो कि खाना खत्म हो गया है। सुशील शर्मा की बात को सुनकर पहले तो केशव भी चौंक जाता है, क्योंकि लोग अभी भी उसमें खाना खा रहे थे और वह बगिया रेस्टोरेंट 11 से 12 बजे तक खुला ही रहता था। लेकिन वह सुशील की बात को भी नहीं टाल सकता था, इसलिए जितने भी लोग वहां खाना खा रहे थे उनके अलावा उसने सबको वहां आने से मना कर दिया और कह दिया कि अब खाना खत्म हो गया है। उसके बाद लोगों के जाने के बाद सुशील ने केशव से कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें भी घर भेज दो। उसके बाद केशव उन्हें भी घर भेज देता है। उसके बाद सुशील उस बगिया रेस्टोरेंट के सारी लाइटें भी बंद करवा देता है। अब उस पूरे बगिया रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक सुशील शर्मा और दूसरा केशव, जो कि रेस्टोरेंट का मैनेजर हुआ करता था। फिर जब केशव ने इन सब का कारण पूछा तो सुशील ने पूरी कहानी सुनाई और बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव उसकी बात को सुनकर डर जाता है, फिर वो पूछता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे। उस वक्त रात की वजह से उस रेस्टोरेंट में हर एक चीज बंद थी, चारों ओर अब खामोशी पसरी थी, यहाँ तक चारों ओर अंधेरा था, बस एक तंदूर ही जल रहा था। अब इधर जब सुशील शर्मा की नज़र जैसे ही उस रात जलती हुई तंदूर पर पड़ती है, उसके अंदर का शैतान और भी ज़्यादा विकराल हो जाता है। वह उसी समय केशव से बोला कि हमें इस लाश को उसी तंदूर में जला देना चाहिए ताकि इसका कोई भी नामो निशान ना बचे। यह बात सुनकर उस रात केशव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, पर क्योंकि वह उसका दोस्त था और उसके ही रहम करम पर वह पलता था, इसीलिए वह इस जुर्म में भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर नैना की लाश को किसी तरह गाड़ी के डिक्की से बाहर निकालते हैं। उसके बाद बेडशीट और पन्नी को हटाकर वे दोनों किसी तरह नैना साहनी की लाश को रेस्टोरेंट में लाते हैं। फिर उसके बाद उसके बॉडी को उस जलते हुए तंदूर में डाल देते हैं, मगर लाश ठीक से उस तंदूर में जा नहीं रही थी। फिर उसके बाद किसी तरह उन्होंने मोड़ मार कर जैसे तैसे उस लाश को उस तंदूर में डाल ही देते हैं। उसके बाद उस जलती हुई तंदूर पर उन्होंने कुछ लकड़ी डाल दिया ताकि बॉडी पूरी तरह से जल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ी ही देर बाद सुशील शर्मा देखता है कि लाश जो है वो धीरे धीरे जल रही है, पर वह चाहता था कि लाश जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल जाए। तो वह उस रात केशव से उस रेस्टोरेंट में पड़े कुछ यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर को मंगाता है, जिसे वह अक्सर अपनी रैलियों में यूज करता था। उसके बाद वह सारे पोस्टर और बैनर को उस तंदूर में डाल देता है, मगर इससे भी बात नहीं बनती है। इससे आग और भी धीमी पड़ गई। उसके बाद वह तंदूर के पास रखे हुए मक्खन को उस तंदूर और उस लाश पर डालता है। उसके बाद क्या था, आग पूरी तरह से भड़क चुकी थी। उसके बाद सुशील शर्मा जितना भी वहाँ मक्खन रखा हुआ था वो पूरे मक्खन को एक साथ ही उस भड़कती हुई आग में डाल देता है, जिससे आग तेजी से ऊपर उठती है और लाश भी तेजी से जलने लगती है। अब यही नहीं, यह आग इतनी ऊपर तक गई कि आग की लपटें बाहर तक दिखने लगी थी, और यही सुशील शर्मा शायद गलती कर देता है। इस लाश के बटर में जलने की महक और उस आग की लौ ने सबका ध्यान खींच लिया। उसके बाद वहीं की रहने वाली अनारो देवी नाम की एक बूढ़ी औरत उस आग को देखती है, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत उस रात काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाती है, जिसके कारण वहीं से गुजर रहे पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नजीर गुंजू ने उस तंदूर से उठती हुई आग की लपटे को देखा। वो भी चौंक जाता है और फिर वह उसी समय भागकर वायरलेस से पुलिस को मैसेज देता है। तो अगर कांस्टेबल अब्दुल नजीर गुंजू उस रात इस छोटी मोटी घटनाओं को मानकर या फिर उस भड़कती हुई आग को देखकर भी यदि अनसुना कर देता तो शायद हो सकता था कि यह राज कभी बाहर ही नहीं आता। और इस केस में जिस तरह से अब्दुल नजीर गुंजू ने बहादुरी दिखाई थी वो इस केस को सॉल्व करने में बहुत अहम साबित हुआ था।
क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई और सही समय पर उस रात उसने पुलिस को मैसेज करके उस घटना स्थल के बारे में बताया था, जिसके कारण तभी वहां पुलिस पहुंच पाई थी। खैर, इसके बाद जब वहां दिल्ली पुलिस पहुंचती है तो इधर सुशील शर्मा को भी अब लगने लगा था कि वह अब पकड़ा जाएगा, इसीलिए वह पीछे के गेट से उसी समय फरार हो गया। इधर अब किसी तरह कुछ पुलिस के द्वारा तंदूर की आग को जब बुझाया जाता है तो उसमें से अधजली एक लाश निकलती है, जिसे देखकर यह तो साफ था कि उस लाश की पहचान देखकर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लाश का ऐसा कोई भी हिस्सा बाकी नहीं था जो पूरी तरह से ना जला हो। खैर, इधर अब उस बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को पुलिस पकड़ लेती है। अब दिल्ली पुलिस समेत उस एरिया के डीएसपी भी वहां मौजूद थे। उसके बाद उसी वक्त उस एरिया के जॉइंट सीपी मैक्सवेल पेरेरा को भी खबर दी जाती है। इसके बाद वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। इसके बाद बॉडी को लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मगर इधर जब पुलिस केशव से जब पूछताछ करती है तो वह कुछ नहीं बताता, बस बात को घुमाता रहा, और शायद इसी कारण अभी तक पुलिस सुशील शर्मा से अनजान बैठी थी। खैर, अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि यह लाश एक महिला की है और मौत का कारण जलकर मरना बताया गया। अब इधर जब उस तंदूर को खंगाला गया तो उसमें से नैना साहनी की एक पायल मिलती है, लेकिन लाश किसकी थी अभी तक यह एक पहेली बनी थी। और इधर केशव भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था, जिससे लाश की पहचान करना और भी ज़्यादा चुनौती बन चुका था। मगर जब तक लाश की पहचान नहीं हो जाती आगे पुलिस भी इस जांच को नहीं बढ़ा सकती थी। खैर, इधर जब यह खबर मीडिया में आई तो चारों तरफ लोगों के बीच एक डर सा बन गया था, क्योंकि लाश के साथ ऐसी बर्बरता शायद ही लोग पहले देखे या सुने होंगे। अब उधर जब सुशील शर्मा को जैसे ही पता चला कि वह किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है, वह दूसरे दिन ही चेन्नई भाग गया। इधर जब यह खबर जैसे ही अखबार में छपती है तो नैना साहनी का दोस्त मतलूब करीम भी बगिया रेस्टोरेंट में हुए उस हादसे की खबर को पढ़ता है, और उसे जैसे ही शक हुआ वह तुरंत उस लाश के शिनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन से सीधा लाश घर में पहुंच जाता है। और फिर जब उसने अंगूठी को देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि यह लाश नैना साहनी की ही है, और यह भी शक जताया कि उसका मर्डर उसका पति सुशील शर्मा ने ही किया है, जिसका कारण यह हो सकता था कि उन दोनों पति पत्नी के बीच आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पहली बार पुलिस के पास इस केस में एक और नया नाम आता है, जिससे पुलिस को भी अब विश्वास हो चुका था कि इस केस को आगे बढ़ाने में सहयोग मिल सकता है। उसके बाद उसके पति सुशील शर्मा को ढूंढा गया तो पता चला कि वो 2 जुलाई की रात से ही गायब है। अब पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। उसके बाद हर एक जगह को ढूंढा जाने लगा। खैर, 2 से 3 दिन बाद यह घटना पूरे दिल्ली समेत भारत के हर एक राज्य में फैल चुकी थी और हर एक अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी। यही नहीं, मरने के बाद जिस तरह से लाश को एक तंदूर में जलाने की खबर लोगों को पता चला, लोगों में बदले की भावना और चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा था, जिससे लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन तक करने लगते हैं। यही नहीं, इस प्रदर्शन से अब पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर बन चुका था। फिर क्या था, पुलिस उसी गोल मार्केट वाले फ्लैट में पहुंचती है जहां वे लोग रहते थे और जहां यह मर्डर हुआ था। पुलिस को वहां कुछ खून के निशान और खाली बुलेट के 3 सेल मिलते हैं। मगर यहां जब घटना स्थल पर पुलिस को बुलेट मिलती है, पुलिस वाले भी पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यह बता रही थी कि नैना साहनी की मौत जलकर हुई है। फिर यह बुलेट का मिलना पुलिस के लिए उलझाने वाला था और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। और उसके बाद उस समय के उप राज्यपाल प्रसन्ना भाई करुणा शंकर के कहने पर लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें 3 अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। और तब जाकर बॉडी में 3 गोलियों के निशान पाए गए और तब पता चला कि नैना की मौत जलने से नहीं हुई थी, बल्कि गोली लगने से हुई थी। उसे 2 दफा गोली मारा गया था। यह एक ऐसा केस था जिसमें आज भी एक सवाल बनता है कि क्यों आखिर एक ही लाश को 2 बार पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि पहली बार भी यह पता चल सकता था कि नैना की मौत गोली लगने से हुई थी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, एक बात तो अब साफ हो चुकी थी कि जिसे भी गोली मारी गई थी उसे ही तंदूर में जलाया गया था। फिर भी पुलिस अभी भी पुख्ता तौर पर यह तय नहीं कर सकती थी कि आखिर यह लाश किसकी है। इसीलिए पुलिस नैना साहनी के परिवार के लोगों को बुलाती है। उसके बाद पुलिस जब लाश की डीएनए टेस्ट के लिए जब नैना साहनी और उसके परिवार के लोगों का सैंपल लेकर मैच किया गया तो सैंपल भी मैच हो गया। अब पुलिस इधर पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी थी कि मरने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि नैना साहनी ही है। इसके बाद जैसे ही लाश की पहचान होती है, उधर केशव भी हार मान गया और उसने भी पुलिस को सारी कहानी सुना दी। मगर हत्या का कारण क्या था इसके बारे में किसी को नहीं पता था, और इसकी वजह क्या थी यह सिर्फ सुशील शर्मा ही बता सकता था। खैर, इसके बाद पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढने लगती है,
मगर वो गायब था और बाल मुड़वाकर अपने आप को बदल लेता है ताकि लोग और पुलिस उसे ना पहचान सके, और वकील की मदद से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी दे देता है, जिसमें वह दलील देता है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा सकता है और मेरी गिरफ्तारी ना हो, इसलिए मुझे एक जमानत चाहिए। फिर उसके बाद वह बेंगलोर चला जाता है, मगर पुलिस को उसकी खबर लग चुकी थी। अब इधर पुलिस को जैसे ही यह खबर मिलती है कि सुशील शर्मा बेंगलोर में है, वो बेंगलोर के लिए निकल जाती है। मगर सुशील शर्मा को जैसे ही पता चला कि दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए बेंगलोर आ चुकी है, वो पहले ही बेंगलोर कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंच गया और फाइनली 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस बेंगलोर से सुशील शर्मा को गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है। मगर यहाँ जब पुलिस सुशील शर्मा से पूछताछ करती है तो पहले तो वो बात को घुमाने लगता है, मगर जैसे ही पुलिस उसके सामने सख्ती से पेश आई, वह उसी समय अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और सारी कहानी सुनाता है। उसकी बात सुनकर पुलिस यह कहती है कि अगर तुमने सिर्फ कत्ल किया होता और अपना गुनाह तुम कबूल कर लेते तो शायद तुम्हें कम सजा मिलती, पर मारने के बाद जिस तरीके से तुमने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया है, ऐसा कभी नहीं किया गया और इसीलिए तुम्हें ज़्यादा सजा मिलेगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड 26 दिनों में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देती है और मुकदमा शुरू होता है। लोअर कोर्ट में यह केस 1995 से साल 2003 तक चलता है और 8 साल बाद यानी 7 नवंबर 2003 को कोर्ट ने इस केस को रेयर बताया और सुशील शर्मा को कोर्ट फांसी का सजा सुना देता है। कोर्ट का यह कहना था कि मरने के बाद बॉडी को जिस तरह तंदूर में जलाया गया वह आज से पहले ना तो कभी देखा गया और ना ही कभी सुना गया था। यही नहीं, ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है, इसीलिए फांसी से कम सजा देना इंसाफ नहीं होगा। और इधर केशव को कोर्ट हत्या के छुपाने और सुशील का साथ देने के जुर्म में 7 साल की सख्त सजा सुनाती है। इसके बाद सुशील शर्मा इस फैसले को दिल्ली कोर्ट में चैलेंज कर देता है, मगर वहां भी उसे फांसी की सजा ही सुनाई जाती है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 2007 से 2013 तक यह मामला वहां भी चलता है। खैर 6 साल बाद यानी 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देती है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यह कोई प्लान मर्डर नहीं था, जो कुछ हुआ वह अचानक गुस्से में हुआ और सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि यह एक पति पत्नी का पर्सनल मैटर था और शक की वजह से यह सब कुछ हुआ था। और एक बहुत बड़ी चीज उसके फेवर में यह भी थी, इस मर्डर से पहले उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, उसका यह पहला क्राइम था और शायद इसी कारण सुप्रीम कोर्ट सुशील शर्मा के मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। इसके 2 साल बाद यानी 2015 में वह पेरोल के लिए अपील करता है तो कोर्ट उसे बिना किसी शर्त के पेरोल पर जेल से रिहा कर देती है। उसके बाद फिर से 3 साल तक जेल में रहने के बाद फाइनली 31 दिसंबर 2018 को उसे रिहा कर दिया जाता है। यही नहीं, जेल से बाहर आने के बाद उसने भी माना कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी और मुझे अफसोस है कि कुछ ही सेकंडों में मैंने अपनी जिंदगी के 23 साल बर्बाद कर दिया। शायद उस समय मैं अपने गुस्से पर काबू कर लेता तो आज 23 साल मेरे बर्बाद नहीं होते। खैर सुशील शर्मा अपनी सजा पाकर जेल से रिहा तो हो गया, लेकिन इस मर्डर से पहले ना तो किसी ने ऐसा केस कभी देखा और ना ही सुना था, और ना ही ऐसा केस इस मर्डर के बाद कभी देखने और सुनने को मिला है। तो आज की हमारी यह कहानी यही थी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।